माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंग। आप सब अच्छा कर रहे हैं। आई एम ग्रेट एज वेल। आई एम ननी, आई एम योर एजुकेटर एंड मेंटर। आई एम टेकिंग योर बिजनेस लॉज फॉर सेमेस्टर 1 बीकॉम ऑनर्स। आई होप आप सबको सेशन समझ आ रहे हैं। सिलेबस मोर देन हाफ कंप्लीट हो चुका है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है सिलेबस। वरी नॉट, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग जो मेन पार्ट था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वही थोड़ा लेंथी था, वो खत्म कर चुके हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का एक्ट है, यूनिट 2 खत्म होने वाला है। दिस इज चैप्टर 2 पार्ट 3। ठीक है, कंडीशंस एंड वारंटीज हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। एंड नाउ वी आर डूइंग पार्ट 3 आफ्टर दिस चैप्टर, ये खत्म हो जाएगा। देयर आर 4 चैप्टर्स इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। एनी डाउट यू गाइस हैव, डू टेल मी नो, डू लेट मी नो इन द दिस लाइव सेशन है ये, सिंस तो आप लाइव चैट बॉक्स में बता सकते हो। एनी डाउट, इफ यू आर नॉट वाचिंग द लाइव सेशन आल्सो, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो, डेफिनेटली आंसर किया जाएगा। ऑलराइट, चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्वेरीज। कोई भी हो आप मुझे बता देना, कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज नहीं समझ आए, डेफिनेटली हम उस क्वेरी को सॉल्व करेंगे। कंडीशंस एंड वारंटीज पार्ट 3 है ये। ऑलराइट, स्टार्ट करें। चलो ठीक है, आई कैन सी योर, मैं आपकी सारी लाइव चैट पढ़ सकती हूँ, तो आप मुझे बता देना कोई भी डाउट हो। ऑलराइट, चलो ठीक है, स्टार्ट करें। गिव मी अ मिनट। ऑल राइट, चलो ठीक है, पार्ट 3। लेट्स लुक एट दिस। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर, डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच ये एप्लीकेबल नहीं होता है। क्वेश्चन ये है। माइंड यू, एक बात मेरी समझ लो, कैविएट एम्प्टर, कैविएट वेंडिटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, अभी नहीं पढ़ा है, मेरे साथ नहीं पढ़ा आपने, वो बात ठीक है, पर हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। कैविएट एम्प्टर क्या होता है? कैविएट एम्प्टर मींस लेट द बायर बी अवेयर। कैविएट, देखो एम्प्टर तो लिखा हुआ है ना, मैं कैविएट वेंडिटर भी लिख देती हूँ। कैविएट वेंडिटर मतलब होता है लेट द सेलर बी अवेयर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये हम छोटी क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें पूछे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स होता है, बायर ऑलवेज हैज टू बेयर द रिस्क, बायर को ही रिस्क बेयर करना पड़ता है। फिर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सेलर ऑफ गुड्स बाउंड नहीं है to disclose the defects that he intends to sell. So all of these questions जब भी आ जाए, you have to damn explain caveat emptor. Caveat emptor ही explain करना है आप सबको। Is this all right? ये बात क्लियर हुई? हाय उदित वालिया, अच्छे से पढ़ो चलो सब लोग। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताना। Talking about caveat emptor, caveat emptor का मतलब होता है let the buyer be aware, like I've already told you. Buyer has to be aware about lot of things. Let's see what these things are. Doctrine of caveat emptor क्या कहता है? It means that in every contract of sales of goods, buyer stands warned that it is his responsibility. किसकी responsibility है? Buyer की responsibility है that he has to identify the goods and find the faults. गलतियां उसे ही निकालनी है, उसको वही सामान लेना है जो उसे ठीक लगता है। Nobody else, no, you know, not anybody else will be responsible for his faults. All right, so he has to determine which faults would be acceptable to him, otherwise वो goods को reject कर देगा। All right, except in the case of fraud. देखो, अगर seller fraud कर रहा है, तुम्हें गलत चीज बेचने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर कमियां ऐसी latent बोलते हैं ना, हमने पढ़ा था ना latent defects है। लेटेंट का मतलब हिडन होता है। अगर हिडन डिफेक्ट्स हैं कोई ना कोई और हमें वो दिख नहीं सकते हैं, तब तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर विल बी हेल्ड लायबल। बट अदरवाइज फ्रॉड नहीं है, नॉर्मल केस है, तो बायर को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। सो सेलर विल नॉट बी लायबल टू द बायर फॉर एनी डिफेक्ट, बट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड में वो लायबल होगा और किसी केस में लायबल नहीं होगा। इट इज हिज ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेलेक्ट एंड फाइनलाइज द गुड दैट ही रिक्वायर्स, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। फॉर इंस्टेंस क्लॉथ चाहिए, तो क्लॉथ किस टाइप का क्लॉथ चाहिए? भाई देखो, सूट बनाना है, बच्चों की यूनिफॉर्म बनानी है, आप देखो सबका बहुत ज्यादा मिक्सचर, क्लॉथ का जो मटेरियल होता है, इट इज सो डिफरेंट होता है कि नहीं? डेफिनेटली होता है। तो ये बायर को देखना है ना, सेलर की तो कोई गलती नहीं है कि अगर आपको देखो शादी का लहंगा चाहिए आपको और आप लेकर स्कूल की यूनिफॉर्म जा रहे हो, सो इज द सेलर रिस्पॉन्सिबल? सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। बट अगर वो ऐसा क्लॉथ दे रहा है जो फटा हुआ है या ऐसे कुछ डिफेक्ट है, फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और सस्ती चीज बहुत महंगे में बेच रहा है, तो ये सब फ्रॉड कर रहा है वो, देन इन दिस केस सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। अदरवाइज सेलर क्या रिस्पॉन्सिबल है? भाई तू शादी में पहन, स्कूल में जाके पहन, ही डजंट केयर। ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इन द हैंड्स ऑफ द बायर। ऑलराइट, इज दिस क्लियर? ये बात क्लियर हुई? चलो ठीक है,
स्टार्ट करें। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू टेक द इनिशिएटिव, ये सेलर की ड्यूटी होती है टू टेक द इनिशिएटिव टू डिस्क्लोज डिफेक्ट्स इन द गुड्स। लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज नॉट द ड्यूटी नहीं है ये सेलर की वो डिफेक्ट्स बताए तुम्हें या फिर डिस्क्लोज करे डिफेक्ट्स। इट इज द बायर हु हैज टू आस्क फॉर द डिफेक्ट्स इटसेल्फ, या फिर इसको इंक्वायरीज करनी पड़ रही है अबाउट व्हाट द बायर्स नीड्स आर, क्या क्या बायर्स की नीड्स हैं, ये सब बायर को देखना है, सेलर को देखना नहीं है। इज दिस करेक्ट? चलो ठीक है, आगे पढ़े। यहाँ देखो, सो एग्जांपल दिया हुआ है, ए सोल्ड सर्टेन पिग्स, उसे सर्टेन पिग्स दिए ऑक्शन में, जैसे ऑक्शन हमने पढ़ा था ना, ऑक्शन सेल होता है इतने का और फिर हैमर वो होता है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। तो इसमें बताया हुआ है ए ने ना कुछ सर्टेन पिग्स सेल किए एंड बाय ऑक्शन जो पिग्स दे वर सोल्ड विद ऑल द फॉल्ट्स एंड एरर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, दैट इज कोई वारंटी नहीं दी गई थी बाय द सेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फॉल्ट और एरर ऑफ डिस्क्रिप्शन। उसमें डिस्क्रिप्शन में कुछ मेंशन नहीं था दैट these pigs are lunatic, पागल हैं, खराब है, मतलब they have you know उसने जो pigs भेजे they were sold with all the faults and errors, उसमें कुछ problems है pigs में। so B paid the price of the pig, B ने पैसे दिए। the pigs were ill, pigs जो थे बीमार थे वो, ठीक है, and except one, सारे ही मर गए, उनको टाइफाइड फीवर हुआ, वो सब मर गए, they were all ill, but this was not disclosed to the buyer, so they all affected some of buyer's own pigs also। जो बायर के कुछ अपने पिग्स भी थे पहले के, उनको भी बीमार करके चले गए, ठीक है, जैसे कंटेजियस होती है ना कोई बीमारी। तो इट वाज हेल्ड कि कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है, कोई वारंटी नहीं है कि पिग्स वर ऑफ गुड हेल्थ। तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बी कुड नॉट रिकवर डैमेजेस, मतलब बी जो बायर था वो रिकवर नहीं कर पाया डैमेजेस। इन दिस केस इट वाज नोन दैट कि बायर की ड्यूटी है टू सी कि पिग्स हेल्दी हैं या पिग्स हेल्दी नहीं है। ये भाई साहब आपकी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी नहीं बनती है कि कैसे पिग्स कैसे हैं क्या नहीं है, उनकी तबीयत कैसी है, वो कितने साल पुराने हैं, कितने ओल्ड हैं, so on and so forth. He is not responsible for these things. The only person that is responsible is B in this case. B कौन है? Buyer है। समझ आई? तो ये केस आपको लिख के आना है, वॉर्ड वर्सेस हॉब्स का केस है, इंपॉर्टेंट है, एल है, एल मतलब लर्न करना है आपको ये केस, ठीक है। चलो ठीक है, फिर जोन्स वर्सेस पैजेट में भी यही हुआ था। Cloth was purchased for making uniforms, but seller was not aware of his purpose. Seller को नहीं पता था किस पर्पस के लिए उसे वो क्लॉथ चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी क्लॉथ का एग्जांपल दे चुकी हूँ ना। So cloth was found unfit for making uniforms. उसको यूनिफॉर्म्स बनानी थी, बट वो क्लॉथ अनफिट था। अब क्या पता क्या मटेरियल था उस क्लॉथ का, किस टाइप का क्लॉथ था वो, बट वो अनफिट था यूनिफॉर्म्स के लिए। ऑल्दो वो और यूजुअल पर्पसेस के लिए वो ठीक था, बट यूनिफॉर्म के लिए नहीं था। यूनिफॉर्म के लिए थोड़ा मोटा थिक कपड़ा चाहिए होता है, क्या पता उसके लिए नहीं ठीक हो वो। So seller was not held liable as the rule of caveat emptor was implied. तो उसमें बताया गया भाई सेलर की कोई ड्यूटी नहीं है, सेलर को क्या पता तुम्हारा पर्पस, ये तो पर्पस तुम्हें बायर को पता होना चाहिए ना। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू चेक इट, ऑलराइट। सो डिड यू गेट दिस? ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बड़े प्यारे एग्जांपल्स हैं, सिंपल एग्जांपल्स हैं, ये सब पिग का एग्जांपल और इनके केस लॉज, तो क्लॉथ वाला आपको ये याद रखने हैं एंड यू मस्ट राइट देम, ऑलराइट। सो रूल ऑफ caveat emptor जो है probably originated at the time when goods were sold in market over मतलब open market में जब सेल किए जाते थे, तब से आया हुआ ये caveat emptor का रूल। कुछ exceptions है to doctrine of caveat emptor. With the passage of time, the rule of let the buyer be aware, द है let the buyer be aware was considered to be too harsh. कभी कहा यार बहुत ड्रैकोनियन है। ड्रैकोनियन क्या है? मैम कहोगे मैम आपने क्या वर्ड यूज कर दिया, पता है हमने ड्रैकोनियन बोलते हैं। ड्रैकोनियन लॉ मतलब होता है बहुत ही हार्श, टू सीवियर लॉ, ठीक है। सो दिस लॉ इज टू सीवियर। कैवेट एम्प्टर मतलब यार सेलर की तो कभी गलती ही नहीं है, सब गलती बायर की हो गई है कि उसने चेक नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसकी गलती हो गई सारी, तो ये बहुत हार्श है। तो कुछ एक्सेप्शंस लाए गए थे, दे वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। लेट्स लुक एट दीस एक्सेप्शंस, ठीक है। बायर तो देयरफॉर हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू सैटिस्फाई हिमसेल्फ as to quality of their goods, of their fitness for a particular purpose, and at common law it was presumed that where the buyer could examine the goods even though he did not, he relied upon his skill and judgment. इसमें बताया हुआ है जो बायर था ना, बायर therefore had every opportunity to satisfy himself, वो अपना satisfy तो करेगा quality of the goods, but he also relied upon the skill and judgment of whom। देखो जब हम कुछ खरीदने जाते हैं ना, हम जरूर ये वाला, हम कोई फोन देख रहे हैं तो हम जरूर चाहते हैं कि हमें जो मोबाइल का जो वहाँ पे लड़के खड़े होते हैं या फिर मोबाइल सेलर जो होता है वो हमें बताए, कि जो ओनर होता है वो बताए यू मस्ट नॉट गो फॉर दिस फोन बिकॉज दिस फोन हैंग्स अ लॉट, और यू गो फॉर दिस फोन, आपकी रेंज में दिस इज बेटर। सो वी a lot of us depend upon skill and judgment until and unless we have done all of the study, हम घर से ही पढ़ के जा रहे हैं कि नहीं हमें तो यही फोन लेना है। बट वी ऑल्सो डिपेंड अपॉन जो वहाँ पे सेलर्स होते हैं उनके ऊपर भी हम लोग डिपेंड करते हैं ना, उनके स्किल जजमेंट पे।
तो ये इसमें यही बताया हुआ है कि वी क्वालिटी ऑफ गुड कैसी है, व्हाट अबाउट देयर फिटनेस, एंड इट वाज प्रिज्यूम्ड कि जहां पर बायर कुड एग्जामिन द गुड्स हिमसेल्फ, वहां पर वो ही वाज आल्सो रिलाइंग अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर इटसेल्फ। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। सो द स्केल ऑफ गुड्स एक्ट यही कहता है दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग, कोई इम्प्लाइड वारंटी नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, which means seller is not responsible for the quality and fitness at all, even if you're relying upon the skill and judgment of that man. So for any other particular purpose supplied under the contract of sales, there is no implied warranty, कोई implied warranty नहीं है, कोई condition implied नहीं है, by whom? By the seller. Alright? So but there are certain exceptions. Section 16 तो यही कहता है, section 16 यही कहता है, but there are certain exceptions definitely. So ये क्लियर है that buyer को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा while buying the goods, because कोई implied condition नहीं है, कोई implied warranties नहीं है, but there are certain exceptions. Let's look at these exceptions. What all are these exceptions? तो देखो, implied conditions as to quality of fitness की बात करें तो quality of fitness section 16(1) में प्रोवाइड करी गई है। देखो वैसे तो कोई implied वारंटी नहीं है गुड्स की क्वालिटी को लेके, उसकी फिटनेस को लेके, बट इन सर्टेन केसेस इट्स देयर। लेट्स लुक एट दीस केसेस। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दीस केसेस बिफोर इन आवर वीडियोस आल्सो, बट एक बार दोबारा देख लेते हैं। जो बायर है, अगर एक्सप्रेसली या बाय इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन मतलब इम्प्लाइड कंडक्ट से या लॉ इम्प्लाई कर रही है, मेक्स नोन टू द सेलर पर्टिकुलर पर्पस, अगर वो कह रहा है मुझे इस पर्पस के लिए चाहिए, आप फिर भी उसे गलत सामान बेच रहे हो, कौन लायबल है? सेलर लायबल होगा। बायर अगर स्किल एंड जजमेंट पे रिलाई कर रहा है सेलर की, देन हु विल बी हेल्ड लायबल? सेलर विल बी हेल्ड लायबल। अगर goods are of description in which course of seller's business is to supply, there is an implied condition that goods shall be fit for the buyer's specific purpose, and in such case caveat emptor की doctrine apply नहीं होती है। मतलब the course of seller's business is to supply, उसको supply करनी है ये चीज। goods are of description in which is in the course of seller's business is to supply, अगर वो सप्लाई कर रहा है तो वो फिट भी होने चाहिए बायर्स के स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ऐसे नहीं है अगर बायर फिजिकली वहां नहीं हो रहा है, एंड इफ यू आर सप्लाइंग, इट इज वेरी मच नेसेसरी दैट यू शुड मेक देम अवेलेबल in such a sense that they should be of good quality and they should be fit as well. Alright, is this clear? ये समझ आए implied conditions कहाँ पर नहीं होती है, caveat emptor doctrine कहाँ अप्लाई नहीं होता है। Talking about merchantability, we all know this merchantability का मतलब अब तो हमें याद हो गया, suitable for sale होता है। देखो इसका दो मतलब हो सकते हैं। The word merchantability, merchantable means two things. देखो suitable for sale का मतलब क्या होता है? या तो आप गुड्स खरीद रहे हो और आपको आगे बेचना है, या फिर आप गुड्स खरीद रहे हो और आपको अपने लिए यूज करने हैं, दो ही काम हो सकते हैं ना गुड्स के। So suitable for sale means suitable for sale from that man because हमारे लिए पर्पस के लिए सेल ठीक हो अगर हम खरीद रहे हैं, या फिर हमें आगे बेचने हो, suitable for sale in that sense also। तो इसमें लिखा हुआ है first it means that goods are purchased for resale, they must be capable of passing in the market। अगर हमें मार्केट में आगे सेल करना है तो भाई ठीक होने चाहिए, under the name or description by which they are sold they must be correct, ठीक होने चाहिए। Second it means अगर goods are purchased for self use, अगर मैं उनको अपने लिए यूज कर रही हूँ, they must be reasonably fit for the purpose which they are generally used। अगर मैंने कोई goods खरीदे हैं, मुझे अपने लिए खरीदे हैं, तो भाई मेरा पर्पस भी तो फुलफिल होना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं that these goods are not fit for my use also। So both the things have to be considered, both the things have to be taken into the consideration। Hi Yogesh, how are you doing? I hope अच्छा कर रहे हो। चलो फटाफट से we are doing, हम लोग पार्ट 3 कर रहे हैं कंडीशंस एंड वारंटीज का। यहाँ देखो, sometimes the goods are sold by description also, description के थ्रू सेल किए जाते हैं। In such cases एक implied condition होती है that goods shall be of merchantable quality। merchantable का मतलब मैंने क्या बताया? something that is of good quality, alright? merchantable quality का मतलब यही होता है something that suitable for sale। thus in sale by description जब हम बात करते हैं, seller जो है bound है to deliver the goods of merchantable quality, और second exception होता है to the doctrine of provided in the 16(2)। पहला होगा implied condition तब कि क्या-क्या कंडीशन में caveat emptor नहीं अप्लाई होगा। दिस इज द सेकंड कंडीशन, कहाँ caveat emptor नहीं अप्लाई होगा इफ वी टॉक अबाउट merchantability। ठीक है, सुटेबल फॉर सेल दोनों केसेस में होने चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ो। चलो ठीक है, वी आर वर्किंग फॉर यू ओनली, आपके लिए काम कर रहे हैं। कोई डाउट है जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो ठीक है, टॉकिंग अबाउट कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब होता है थिंग दैट इज गुड फॉर यू, गुड, बेनिफिशियल फॉर यू। होलसमनेस का मतलब यही होता है गुड्स जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। ऑलराइट, सो दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ फूड स्टफ्स। क्या एप्लीकेबल मतलब क्या क्या सूटेबल है, क्या खाना चाहिए, एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए स्टफ।
So and other goods meant for human consumption. Human consumption के लिए जो goods होने चाहिए, they should be suitable for you, they should be fine for you, healthy for you, good for you, beneficial for you. Alright, so in such cases there is another implied condition, जो goods होने चाहिए they shall be fit for human consumption, मतलब human को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उस चीज से. In a matter of fact, जो goods होने चाहिए they shall be merchantable, they are not merchantable, they are not suitable for sale if they are not fit for human consumption. We already know this, ये बात हमें already पता है. Alright, so example दिया हुआ है, A purchased some milk from B, B was a milk dealer. So milk contains some typhoid germs, उसके अंदर typhoid germs थे. So after consuming, A की wife got infected and she died. So it was held कि A was entitled to recover damages from the milk dealer. In this case, milk जो था wholesomeness नहीं थी उसके अंदर. It was not wholesome, it was not fit for consumption, it was not good, it was not beneficial, and it was not deemed fit. It was not deemed pure. Hence, A को damages मिलेंगे from B. B was a milk dealer. All right. ये third point था. फिर fourth and fifth point last है इसके. Custom condition implied by custom of trade. देखो section 16(3) क्या कहता है? It provides कि implied condition as to quality of fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade. Any doubts? पहले ही बताओ. ये points पहले के 3 points clear हुए हाँ कि ना? बताओ. समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? ठीक है, अब हम सेक्शन 16(3) की बात कर रहे हैं. प्रोवाइड्स दैट इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी एनेक्स, मतलब होता है टू टेक कंट्रोल ओवर बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड, कि पहले से ट्रेड कैसे चलता आ रहा है. कस्टम ऑफ ट्रेड मतलब कैसे पहले से शुरू से चलता आ रहा है. ठीक है, तो दिस इज बिकॉज द पार्टीज एंटर इनटू अग्रीमेंट विद रेफरेंस टू द दोज नोन यूसेजेस, कि हाँ भाई ये जो सामान खरीदता है मेरे से इसका पर्पस यही होता है, अनटिल एंड अनलेस कुछ स्पेसिफाई किया जाए, क्योंकि इतने टाइम से खरीदता आ रहा है, हमें पता है इसका पर्पस क्या है, चाहे वो घर के लिए खरीद रहा है या आगे सेल करने के लिए खरीद रहा है, फॉर व्हाटएवर पर्पस. सो अ कस्टम मे प्रोवाइड दैट अ पर्टिकुलर डिफेक्ट विल अमाउंट टू अनफिटनेस एंड द बायर कैन रिजेक्ट द गुड, बट द कस्टम्स मस्ट नॉट बी अनरीजनेबल. अगर कस्टम्स मतलब इतने टाइम से चलते आ रहे हैं, आप उस इंसान को जानते हो कि ये इंसान ये वाला गुड्स प्रेफर नहीं करेगा, आप उससे फिर भी बेच रहे हो, देन यू कैन बी हेल्ड लायबल. बट जो कस्टम्स होने चाहिए वो अनरीजनेबल नहीं होने चाहिए, दे मस्ट बी रीजनेबल. ठीक है, बायर रिजेक्ट कर सकता है उन गुड्स को एंड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अनरीजनेबल नहीं होने चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इज दिस क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? एनी डाउट्स? चलो ठीक है. टॉकिंग अबाउट मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड ऑफ द सेलर. डेफिनेटली अगर मिसरिप्रेजेंटेशन है या फ्रॉड है तो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर अप्लाई नहीं होगा, जहां पे सेलर ही मिसरिप्रेजेंट कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है एंड बायर हैज परचेज्ड रिलाइंग ऑन सच मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड. अगर वो कुछ गलत बेचने की कोशिश कर रहा है तो क्या बायर लायबल होगा? कभी भी नहीं लायबल होगा, सिर्फ सेलर लायबल होगा. एंड बायर हैज परचेज्ड द गुड्स रिलाइंग ऑन सच मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड, देन इफ buyer suffers any loss and due to some damages, seller ही solely responsible होगा for the same. Nobody else will be held responsible for that matter. Is this all right? ये बात क्लियर हुई? फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, अग्रीमेंट टू सेल. ये पुराना क्वेश्चन है, वे क्वेश्चन बट यहाँ पर आ रखा है. देखते हैं आप आंसर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. वैसे उसका आंसर दिया हुआ है, बट लेट्स लुक एट ओनली द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या है? In an agreement to sell, ownership passes to the buyer immediately on the formation of this contract. देखो एक तो हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ओनरशिप एकदम चली जाती है, बट अग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर में होता है, तो क्या एकदम ओनरशिप चली जाती है? फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स है. समझो चीजों को. ठीक है, सो कमेंट विद रीजन. रीजन दो ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है डेफिनेटली. अग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर में होता है, एकदम से नहीं होता. तो एकदम से तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती नहीं है. ठीक है, ओनरशिप नहीं होती है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. कन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस लेटर, मतलब बाद में दी जाती है, फ्यूचर में होता है. सो दैट द सेलर कंटिन्यूज टू बी द ओनर अनटिल अनलेस, अब सेलर के पास ही रहता है सामान जब तक कॉन्ट्रैक्ट आगे में जाके एग्जीक्यूट नहीं हो जाता फ्यूचर में. हेंस दिस स्टेटमेंट फॉल्स है. अनटिल द अग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल ईदर बाय एक्सपायरी ऑफ सर्टेन टर्म या फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन. क्या पता कोई कंडीशन फुलफिल होनी हो या कोई टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया हो, तब ही मिलना है. उससे पहले एक्चुअली में अग्रीमेंट टू सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बनता है. दस एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक्स ने अग्री किया दैट आई विल बाय 100 kgs ऑफ व्हीट फ्रॉम वाई एंड व्हीट इज येट टू बी वेड. ठीक है, सो ट्रांजैक्शन इज एन अग्रीमेंट टू सेल. अग्रीमेंट टू सेल मतलब फ्यूचर में होगी, बिकॉज एज पर सेक्शन 22 क्या कहता है? इन सच अ केस द प्रॉपर्टी डज नॉट पास, प्रॉपर्टी पास नहीं कर सकती है till the goods are ascertained, till the goods are weighed, उनको वे किया जाए कि हमें 100 kgs ही चाहिए एंड बायर हैज बीन इन्फॉर्म्ड, बायर को बताना चाहिए कि हाँ वे हो चुका है. ट्रांजैक्शन जो होता है इट बिकम्स अ सेल एंड ओनरशिप पास तभी होती है
आफ्टर wheat is weighed and the buyer has the notice thereof, बायर को पता होनी चाहिए, वीट को वे करना चाहिए, अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, इट इज जस्ट एन अग्रीमेंट टू सेल दैट ऑन सर्टेन डेट, सर्टेन टाइम पीरियड और ऑन सर्टेन कंडीशन आई विल सेल यू सर्टेन, इतने 100 ग्राम्स ऑफ वीट सेल करेंगे, तब ही आपको यू विल बी एबल टू हैव दिस, आपको ओनरशिप पास ऑन होगी, अदरवाइज आपको ओनरशिप पास नहीं होगी। विद दिस चैप्टर 2 कंडीशंस एंड गारंटीज पार्ट 3 यही खत्म हो रहा है, ये चैप्टर ही यही खत्म हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, उसके 2 पार्ट हैं, फटाफट से उसे खत्म कर देंगे। आई वांट टू टेल यू आपका सिलेबस बिल्कुल सही पेज पे जा रहा है, 20 मार्च को आपका एग्जाम है, कोई भी डाउट है आपके साथ कंटिन्यूस लाइव सेशंस ले रहे हैं सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, यू गाइस कैन स्टडी वेल, कोई डाउट है मुझे बताओ, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, बता देना, ठीक है। लाइव सेशन है वैसे तो ये, अगर आप लाइव चैट बॉक्स देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, लाइव चैट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप दिस लाइव सेशन वाज यूजफुल, आई होप मजा आया होगा। आई वांट टू टेल यू ऑल ऑफ दीज नोट्स, ये सब नोट्स, ये सब पीडीएफ, चैप्टर वाइज समरी, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, पास्ट ईयर के ऑल द पेपर्स, यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, या कॉन्सेप्ट्स हम वही कवर कर रहे हैं जो आने वाले हैं एग्जाम में, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम लोग कुछ भी इरेलेवेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आई वांट टू टेल यू बिकॉज वी आर आल्सो कंसर्न कि आपका सिलेबस अच्छे से हो जाए, बच्चे से ठीक से पढ़ ले। ऑलराइट, चीटिंग पे रिलाई मत करना, ऑलरेडी वीडियो आउट कर दी है गूगल सर ने कि चीटिंग कर, जो बच्चे चीटिंग कर रहे हैं उनके साथ क्या क्या एक्शन ले लिया गया है। ऑलराइट, आई होप सब समझ आ गया होगा, ये नोट्स आप लोग बाय कर लीजिए, लर्न करो, द लाइव लर्निंग ऐप बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पे आपको अवेलेबल करा दिया गया है, एंड्रॉइड ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ऐप जरूर चेक करो, यू कैन बाय दिस राइट नाउ, बाय कर लो बिकॉज इट इज गोइंग टू बी ऑफ अटमोस्ट हेल्प। वैसे तो आपके इट इज अपॉन योर डिस्क्रिप्शन, अपॉन योर विलिंग, आपको देखो एक बार जाकर, यू मस्ट गो एंड चेक दिस आउट, और कोई डाउट है तो बताना, सब लाइव क्विजेस, ऑल द वीडियोस एट वन प्लेस आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगी, यूट्यूब ऐप पे आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई डाउट है जरूर बताना। आई विल सी यू गाइस super soon, take care, till then we are ending this live session here only and I will catch you super soon. Okay, मिलते हैं फटाफट से, ठीक है, ध्यान रखो सब लोग अपना, टेक केयर, बाय बाय।